नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और साथ ही केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक का विषय है विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान आयोग क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर रणनीतियों पर फोकस है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक में प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र, डीपीआई, डेटा आधारित प्रणालियों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर विशेष जोर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, भारत यूरोपीय संघ, रणनीतिक साझेदारी और अस्थिर वैश्विक माहौल में जोखिम कम करने के लिए करीबी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बातचीत में व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, एआई, अंतरिक्ष, रक्षा, पर्यटन और क्रिएटिव एंटरटेनमेंट उद्योग में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है। अब दोनों देशों के लिए यह चुनौती है कि वे इन संबंधों को और अधिक गतिशील और बेहतर रूप दें। उन्होंने बुल्गारिया में अपनी समकक्ष वेलिसलावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के बाद यह बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिनलैंड में 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के निकट भारतीय चालक दल वाले एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। यह कदम ओमान के निकट सेते बेलोन नामक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद उठाया गया। पोत पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय नागरिक अब भी लापता है और उनकी तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में वाणिज्यिक, नौवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कहा कि सभी देशवासियों को ऐसा नेतृत्व मिला है जो बहुत संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के 12 साल की तुलना करें तो पिछले 50 सालों से ज्यादा विकास इन 12 वर्षों में हुआ है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में होने जा रही है। भारत के नेतृत्व में होने वाली यह बैठक खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और किसानों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बन सकती है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, किसानों का कल्याण, कृषि व्यापार और को आसान बनाना, कृषि अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान जैसे विषय प्रमुख हैं। इसके अलावा डिजिटल कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कृषि क्षेत्र में नवाचारों पर भी फोकस है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक से पहले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। आज ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक का तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए उन्हें कृषि से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हमारा निरंतर जोर रहा है। ड्रोन, सॉइल हेल्थ कार्ड और प्राकृतिक खाद्य से जुड़े अभियानों से भी किसानों को फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही हैं। पीएम मोदी के
सुभाषितम श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। हमारे किसान भाई बहनों का पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो अन्न बनकर देशवासियों के जीवन को संबल देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को कल मंजूरी दे दी। अमरावती नया शहर बन रहा है। नए शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कई कार्यालय हैं। इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। कैबिनेट ने अहमदाबाद में यातायात को सुगम और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दे दी है। यह नया कॉरिडोर कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट तक का होगा। 6 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर में 5 आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर कुल करीब 2169 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। नए फेज के चालू होने के बाद अहमदाबाद गांधीनगर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़कर 77.63 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। यह कॉरिडोर न केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा बल्कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करेगा। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा की सीटों पर होने जा रहे चुनावों के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की गई थी। उम्मीदवारों ने 8 जून तक अपना नामांकन दाखिल किया। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बारिक ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया है। इस हफ्ते इस्तीफा देने वाले वे पार्टी के तीसरे सांसद हैं। बारिक ने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल के सांसद ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा, मैं इसके जरिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसे कृपया तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। प्रकाश सिंह बारिक के इस्तीफे से टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव भी पद छोड़ चुके हैं। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। 43 वर्षीय एक व्यक्ति को निपाह संक्रमण जैसे लक्षणों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में वायरस की मौजूदगी के संकेत मिले हैं और पुष्टि के लिए नमूने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मरीज फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मरीज के चमगादड़ों और पक्षियों वाले गोदाम में सफाई के दौरान संक्रमित होने की आशंका है। इस मामले के बाद केरल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण के कथित मामलों को रोकने और उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष सेल का गठन किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU और SGPGI में सामने आए कथित मामलों को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी सुधीर M बोबड़े के पत्र के आधार पर अपनी सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थाओं से विशेष सेल गठित कर उसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यह सेल छात्रों, डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 14 जून विदिशा संसदीय क्षेत्र की खेती और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले का हमने जो वैज्ञानिक कृषि रोड मैप बनाया है उसको क्रियान्वित करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भी किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आग्रह किया है कि किसान खेती को समयानुकूल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में आकर परामर्श लें। वित्तीय लेन देन के आरोप में ईडी की जांच में आरोपी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीना ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शुक्रवार को एजेंसी की कोच्चि यूनिट के सामने पेश होने की छूट मांगी है।
ईडी को कल सुबह ईमेल के जरिए वीना का अनुरोध मिला। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह एजेंसी द्वारा जारी सम्मन के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो पाएंगी। हालांकि एजेंसी ने अभी तक इस अनुरोध पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन मंजूर करने और उनके गलत इस्तेमाल में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में 19 प्राइवेट लोगों, JNK बैंक के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अनुसार ये मामला 2022 से सुंबल में JNK बैंक की शाखा में कई PME GP लोन मंजूर करने में कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून से 16 जून तक आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। राजस्थान के कई भागों में आज आंधी बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 14 जून के अनुसार बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आ सकती है। साथ ही कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 10 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद मंगोलिया से भारत लौट आए हैं। 29 मई को ये अवशेष वैसाख उत्सव के अवसर पर मंगोलिया भेजे गए थे। लद्दाख के उपराज्यपाल VK सक्सेना कल पवित्र अवशेषों के साथ स्वदेश लौटे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर कहा कि यह प्रदर्शनी भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने वाली ऐतिहासिक पहल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक P भारती राजा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि वे फिल्म जगत की महान हस्ती थे जिनकी रचनाओं से तमिल सिनेमा में बड़ा बदलाव आया। भारती राजा का चेन्नई में उम्र संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने तमिल सिनेमा को स्टूडियो की सीमाओं से निकालकर गांव और वास्तविक परिवेश तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पीछे समृद्ध सिनेमाई विरासत छोड़ गए। आज देश भर में परमा एकादशी पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से फल में कई गुना बढ़ जाते हैं और इस अवसर पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल वाले पेट्रोल को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 22 से 30% तक एथेनॉल वाले पेट्रोल यानी कि E22, E225, E27, E30 को एक्साइज ड्यूटी से छूट देने का फैसला किया है। भारत पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य तय सीमा से पहले हासिल कर चुका है। अब सरकार एथेनॉल मिश्रण का स्तर और बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ONDC और निर्मित भारत के अधिकारियों के साथ बैठक में खुले डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से खुदरा और वितरण तंत्र मजबूत करने और छोटे उत्पादकों और कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया। ONDC के स्वतंत्र निदेशक आदिल जैनुल भाई ने कहा कि यह निवेश भारत के डिजिटल कॉमर्स ढांचे और व्यवसायों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। मेटा और रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की, जो 168 मेगावाट क्षमता से शुरू होगा। यह डेटा सेंटर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा और भारत यूजर्स के लिए मेटा के AI तकनीक और वैश्विक नेटवर्क को मजबूती कर देगा।
कर्नाटक के ऊर्जा और पर्यटन मंत्री केजे जॉर्ज ने बुधवार को घोषणा की कि पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड ने राष्ट्रीय ग्रिड को 423 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली बेची है। केंद्र सरकार कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए अगले रोड शो का आयोजन हैदराबाद में आज करेगी। यह नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, प्रौद्योगिक प्रदाताओं और निवेशकों को एक साथ एक मंच पर लाएगा ताकि देश भर में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए सहयोगात्मक मार्ग ढूंढे जा सके। टीसीपीएल के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भू राजनीतिक घटनाक्रम, एआई और एनर्जी ट्रांजिशन के चलते दुनिया तेजी से बदल रही है और टीसीपीएल इनका इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन मजबूत करने में कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार एआई ऑप्टिमाइज्ड सर्वरों के कारण 2026 में डेटा सेंटर की बिजली खपत 26.4% बढ़कर 565 टेरावाट घंटे होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में बिजली और कूलिंग की बढ़ती जरूरतें ग्रिड दबाव बढ़ाएंगी, जिससे टिकाऊ और सुरक्षित डेटा सेंटर संचालन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। इंडियन ग्लोबल इनोवेशन कनेक्ट की सह संस्थापक याइल स्मार्टजा ने कहा है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वैश्विक पहचान बना चुका है और IGIC इसे दुनिया के अन्य इनोवेशन नेटवर्क से जोड़ रहा है। MCX पर चांदी की कीमत 2% से अधिक गिरकर 2,30,493 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि MCX पर सोने की कीमत 1% गिरकर 1,46,444 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गई। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान बिकवाली का माहौल दिखा। शुरुआती कारोबार में प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक टूट गए। सेंसेक्स करीब 400 अंकों तक फिसल गया, वहीं दूसरी ओर निफ्टी 23,000 के करीब पहुंच गया। सरकार ने टेक्सटाइल PLI स्कीम के तीसरे राउंड में 22 नई कंपनियों को शामिल किया, जिससे 2,339 करोड़ रुपए के निवेश और 36,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। इससे स्कीम में कुल 96 कंपनियां शामिल हो गई हैं और भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने भारत से आम के आयात पर नेपाल में रोक लगाए जाने संबंधी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक भारत ने नेपाल को 2005 टन आम की 149 खेपों का निर्यात किया है, जबकि जून में अब तक 266 टन आम की 18 खेपें भेजी जा चुकी हैं। ओडिशा ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 5,428 करोड़ रुपए मूल्य के 1,897 समुद्री खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में 8 जून को एक बुजुर्ग पर चाकू हमला होने के बाद शहर में दंगे भड़क उठे हैं। सीसीटीवी में हमलावर सूडान मूल का शरणार्थी पाया गया, जिससे स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया। नकाबपोश भीड़ ने बसों और कारों में आग लगाई और उत्तरी आयरलैंड में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई। पुलिसकर्मी सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग जेरेड कुशनर के 5 अरब यूरो के लग्जरी रिजॉर्ट के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। यह प्रोजेक्ट संरक्षित वेटलैंड के पास स्थित है, जो वन्यजीवों का घर है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा के कार्यालय के सामने अल्बानिया बिकाऊ नहीं और न्यू अल्बानिया के नारे लगाए। विरोध पारदर्शिता की कमी और पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर बढ़ रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान नेता खामनाई के पोस्टर और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। यह रैली दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हालिया हवाई हमलों और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ आयोजित की गई। इससे स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसके मुख्य ठिकानों पर बमबारी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि शांति समझौता न होने पर फिर हमला किया जाएगा। हालांकि अप्रैल में लागू अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच गोलीबारी जारी रही। हाल के संघर्ष में अमेरिकी और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करना ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि हताशा की निशानी है। उन्होंने यह टिप्पणी ट्रंप की धमकियों के जवाब में सोशल मीडिया पर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने विशेषज्ञ ज्ञान, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के बल पर किसी भी दबाव या धमकी का सामना डटकर करेगा। रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने बुधवार को एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर ऊर्जा सुविधाओं पर ड्रोन हमले जारी रखे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के नौसैनिक अड्डे, गोला बारूद डिपोज और ईंधन भंडारण स्थलों को निशाना बनाया। यूक्रेनी बलों की परिवहन और ऊर्जा संरचना, लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट और अस्थायी तैनाती स्थलों पर भी हमला किया गया। मंत्रालय के अनुसार रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने 14 गाइडेड बम, 4 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और 766 ड्रोन को मार गिराया। मध्य पूर्व संकट के बीच ऊर्जा की कीमतें बढ़ने के कारण अमेरिका में मई में उपभोक्ता महंगाई 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने लगातार तीसरे महीने तेज वृद्धि दर्ज की। इससे अमेरिकी परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया। सीपीआई मई में सालाना 4.2% बढ़ा, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के गार्डन ग्रोव इलाके में रासायनिक टैंक में खराबी के कारण अधिकारियों ने लाखों लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया। खराब टैंक में ज्वलनशील मिथेल मेथाक्रिलेट था, जो अग्निशमन ने भीषण विस्फोट का खतरा टाल दिया। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई। दूसरे दौर के मैच में सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को दी मात। भारत की तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में, दूसरे दौर में भारत की मालविका बंसोड को दी मात। फुटबॉल विश्व कप 2026 आज से शुरू। सह मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगे और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। पहली बार 3 देश मिलकर कर रहे हैं फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी। हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर। अभ्यास करते वक्त हार्दिक पांड्या के पैर में खिंचाव आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो रूट खेलेंगे इंग्लैंड की कप्तानी। बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन दूसरे टेस्ट की टीम से हुए बाहर। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज। ब्रूक ने जो रूट को हटाकर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। शुभमन गिल टेस्ट रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग के साथ 8वें स्थान पर पहुंचे। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में लगाया था शतक। इंग्लैंड ने महिला T20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत को 5 रन से हराया। ऋचा घोष ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। एशियन पैरा आर्म रेसलिंग में श्रीमंत झा ने जीता रजत पदक। भारत के लिए श्रीमंत झा का 65वां अंतर्राष्ट्रीय पदक। क्वींस क्लब चैंपियनशिप में सेरेना विलियम्स के अभियान को लगा झटका। उनकी जोड़ीदार विक्टोरिया एम्बोको हुई चोटग्रस्त। मार्को सिल्वा बनेंगे बेनफिका के नए प्रमुख कोच। होजे मोरिनो का स्थान लेंगे मार्को सिल्वा। मेक्सिको फुटबॉल टीम के कोच ने कहा कि घर पर विश्व कप खेलना एक यादगार अनुभव। कहा उनकी टीम चुनौती के लिए तैयार। विश्व कप से पहले नीदरलैंड्स टीम को लगा झटका। गोलकीपर के रूप में पहली पसंद बात को लगी चोट। और ब्राजील फुटबॉल टीम ने विश्व कप की तैयारियों के बीच मनाया कोच कार्लो एंचेलोटी का 67वां जन्मदिन। ब्राजील की नजर विश्व कप के लिए 24 साल का इंतजार खत्म करने पर। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। एक्सप्रेस 100 को आप देख सकते हैं हमारे डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पे भी और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।